डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। मध्य प्रदेश, उज्जैन। जंगल। एक घने जंगल के बीचों बीच सुनसान रास्ते पर कई सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी थी और एक 27 साल का लड़का जो पहली गाड़ी के बोनट पर बड़े स्टाइल से बैठा था। इस वक्त उसके हाथ में एक गन थी जिसे वो अपने हाथों से घुमा रहा था। उसके सामने एक आदमी जो घुटनों के बल बैठे डरी सहमी नजरों से उस लड़के को देख रहा था जो साक्षात नरक का देवता लग रहा था। उसकी काली गहरी आंखें, तीखी नाक और पतले गुलाबी होठ, उसके माथे पर बिखरे बाल जो उसे और हैंडसम बना रहे थे, लेकिन उसके फेस के वो डार्क एक्सप्रेशन जो किसी को भी डराने के लिए काफी थे। बहुत सारे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स उस जगह को सील किए हुए खड़े थे और वो लड़का अपनी गन लोड कर रहा था। ये देखो, आदमी रोते हुए बोला, माफ कर दीजिए सरकार, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। उसकी बात सुन वो लड़का गाड़ी के बोनट पर बैठे ही उस आदमी की तरफ देख डेविल स्माइल करते हुए बोला, माफ कर दूं तुम्हें, लेकिन गद्दारी की माफी नहीं होती। अब ऊपर जाकर अपनी गलती की माफी मांगना, क्योंकि मेरे सामने गलती करने वाले को सिर्फ मौत मिलती है, मौत। ये सुन जैसे उस आदमी की रूह कांप जाती है, वो रोते हुए बोला, छोड़ दीजिए सरकार, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। उसकी बात सुन वो लड़का गाड़ी से बड़े स्टाइल से उतरते हुए धीमी कदमों से उसके पास आने लगता है। ये देखो, आदमी कांपने लगता है और वो लड़का उसके पास आकर उस आदमी के कॉलर को पकड़ उसे अपनी डरावनी नजरों से घूरते हुए बोला, ये सब गलती करने से पहले नहीं सोचा कि तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, परिवार है। उसकी बात सुन वो आदमी कांपते हुए अपने नजरें झुका लेता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने सामने खड़े शैतान से नजरें मिलाने की। वो लड़का एक झटके में उसके कॉलर को छोड़ उसे जमीन पर धकेल देता है, जिससे वो आदमी वही मुंह के बल गिर जाता है। इस वक्त उस आदमी की हालत बहुत खराब थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। वो लड़का अपनी गन को हाथों में लिए ही सीधे उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। वो आदमी जमीन पर पड़े उसकी तरफ डरी नजरों से देख रोते हुए बोला, माफ कर दीजिए सरकार, मैं आपका वफादार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उसकी बात सुन वो लड़का वैसे ही गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए डेविल स्माइल कर गहरी आवाज में बोला, वफादार अगर गद्दार बन जाए तो उन्हें मार देना चाहिए। इतना बोलकर वो उसके दिल के पास एक साथ सारे गोलियां फायर कर देता है और वो आदमी वही खून से लथपथ जमीन पर ढेर हो जाता है। उस लड़के के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क थे, वो बेहद खतरनाक लग रहा था। वो एक नज़र उस खून से लथपथ लाश को देख वहां से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उसके गाड़ी में बैठते ही सभी बॉडीगार्ड्स भी गाड़ियों में बैठ वो सभी गाड़ियां वहां से निकल जाती है। वो लड़का अपनी कार में बैठ सिगार के बड़े बड़े कश ले रहा था। उसका एक हाथ विंडो से बाहर था और वो बाहर की तरफ देख अपने सिगार के धुएं को छोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद सभी गाड़ियां एक बड़े से पैलेस के सामने रुकती है जो बहुत ही आलीशान था और वो पैलेस लाइट से झगमगा रही थी। वो लड़का अपने खतरनाक ऑरा के साथ गाड़ी से बाहर निकलते हुए अंदर चला जाता है। अंदर आते ही उसके कदम सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। हॉल में बैठी एक औरत और एक आदमी उस लड़के की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ पूछने की। वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे में चला जाता है। उसके रूम में जाते ही उसकी नज़र अपने कमरे के चारों पेहर जाती है। वो कमरे को एक नज़र देख वॉशरूम चला जाता है और थोड़ी देर बाद बात लेकर बाहर आता है। वो बाहर आते हुए एक वाइट टॉवल अपने कमर पे लपेटे हुए था। इस वक्त उसकी फिट मस्कुलर बॉडी और 8 पैक एब्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी काली आंखें इस वक्त और चमकदार लग रही थी। उसके गर्दन के नीचे बैक साइड पर बहुत बड़ा महाकाल के त्रिशूल का टैटू था जो उसे एक अलग ही लुक दे रहा था। वो रेडी होकर नॉर्मल कपड़े वेयर करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वो नीचे आते हुए डिनिंग एरिया में चला जाता है जहां डाइनिंग टेबल पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो सबको एक नज़र देखते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। एक औरत जो हेड चेयर पर बैठी थी वो उस लड़के की तरफ देख बोली, जयदेव। उनकी बात सुन जयदेव उनकी तरफ देख बिना किसी भाव के बोला, जी दादी। वो औरत जो 75 ईयर्स की लग रही थी, जिनके चेहरे पर इस उम्र में भी काफी नूर था, वो उसकी तरफ देख बोली, जयदेव कल हमें महाकाल के मंदिर जाना है महापूजा के लिए, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो। उनकी बात जयदेव जैसे ही कुछ बोलने वाला था तभी वो औरत जिनका नाम कौशल्या था वो बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम मेरे साथ चल रहे हो। सब लोग सिर्फ उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी जयदेव बोला, ओके दादी, मैं आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। इतना बोलकर वो अपना डिनर बिना कंप्लीट किए अपनी जगह से उठते हुए वहां से चला जाता है और सब उसको जाते हुए देखते रह जाते हैं। जयदेव अपने कमरे में आते हुए ग्लास विंडो के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालते हुए बाहर की तरफ देखने लगता है।
वो अपने आंखों में कुछ राज लिए बोला, जयदेव राणा, एक आग है और इस आग से जो उलझेगा वो जल जाएगा। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ गहरे राज थे और होठों पर एक ईविल स्माइल जो उसको एक खतरनाक लुक दे रहा था। हाँ, तो यह जयदेव राणा कहानी के हीरो जो किसी विलन से कम नहीं। जयदेव अपने सामने किसी को धूल के बराबर भी नहीं समझता। जयदेव बिजनेस का बेताज बादशाह और अंडरवर्ल्ड का माफिया गैंगस्टर है जिसका नाम ही लोगों के अंदर खौफ और दहशत पैदा करने के लिए काफी है। उज्जैन रेलवे स्टेशन। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी थी। तभी एक 20 साल की लड़की उस ट्रेन से उतरती है और वो बाहर आकर अपने लगेज को बाहर रखते हुए अपने हाथों को झटक कर एक नज़र पूरे स्टेशन को देखती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में एक सुकून। वो अपने हाथों को फैलाकर गोल झूमते हुए एक सुकून से बोली, फाइनली आ गई मैं अपने महादेव के नगरी। वो झूम रही थी बिना किसी परवाह के कि कौन उसे देख रहा है। वो रुकते हुए अपने चारों तरफ एक नज़र घुमाती है। उस स्टेशन के कुछ लोग बस उस लड़की के हरकतों को देख रहे थे। ये देख वो लड़की बस मुस्कुरा देती है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। उस लड़की का गोरा बदन और उसकी झील सी नीली आंखें और परफेक्ट फिगर उसको बेहद ही आकर्षित बना रहे थे। उसने एक वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी और बालों का लॉन्ग पोनी टेल में बंधा था और चेहरे की वो खूबसूरती जो हर किसी को अपना दीवाना बना ले। वो लड़की अपना लगेज हाथों में पकड़ रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हुए खुद से बोली, माँ, पापा और नव्या को सरप्राइज देने में मजा आएगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। वो बाहर आते हुए ऑटो या गाड़ी देखने लगती है लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ये देख वो लड़की परेशानी से अपना सर ऊपर कर बोली, हे शिव जी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। फिर वो सामने वीरान रास्ते की तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, आज सरप्राइज के चक्कर में जरूर माँ के मुंह से डांट सुनूंगी। इतना बोलकर वो आगे की तरफ जाने लगती है। इस वक्त वो लड़की अंधेरे रास्ते में चलते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए जा रही थी। तभी वो रुक कर देखती है कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, लेकिन वहां उसके अलावा कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। ये देख वो आगे की तरफ चल कर जाने लगती है। तभी आगे कुछ लड़के जो बाइक पर बैठे बातें कर रहे थे, वो लड़की उनके सामने से जाने लगती है। ये देख एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, यार देख क्या माल जा रही है। उसकी बात सुन वो लड़के सभी उस लड़की को अपने गंदी नजरों से देखने लगते हैं। तभी दूसरा लड़का बोला, चल चलते हैं। इतना बोलकर वो सब उठते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। वो लड़की खुद में ही मग्न चलते जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट आती है। ये देख वो पीछे पलट कर देखती है। वो 3 लड़के उसके पीछे चल रहे थे और उसके पास ही आ रहे थे। ये देख वो लड़की अपने आंखें छोटी करते हुए उनकी तरफ देखने लगती है। तभी वो लड़के उसके पास आते हुए उसे घेर लेते हैं। वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ उनकी तरफ देख रही थी। ये देख एक लड़का उसके करीब आते हुए बोला, अरे मैडम, अकेली जा रही हो, हमें भी साथ लेकर चलो। इतने रात को इतनी खूबसूरत लड़की अकेली जाते हुए अच्छी नहीं लगती। ये बोलते हुए वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। उसकी बात सुन वो लड़की अपना एक आईब्रो उठाते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। तभी दूसरा बोला, मैडम जी चलो, हम आपको आपकी मंजिल तक ले चलते हैं। उनकी बात सुन वो लड़की थोड़ा सा हंसकर बोली, ओ तो तुम मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ोगे, चलो फिर। इतान बोलकर वो आगे की तरफ जाने लगती है। ये देख एक लड़का उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो उसके बेहद करीब आ जाती है। वो लड़का उसके आंखों में देखता है तो एक पल के लिए घबरा जाता है क्योंकि उस लड़की की आंखें गुस्से में लाल थी। सभी लड़के उसकी तरफ देख हंस रहे थे। तभी वो लड़का अपना हाथ उसके कमर में डालने वाला होता है कि वो लड़की उसका वो हाथ पकड़ जोर से मरोड़ देती है, जिससे उस लड़के के हाथ की हड्डियां के टूटने की आवाज आती है और वो लड़का दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। ये देख सभी लड़कों की हंसी जैसे गायब हो जाती है। वो लड़की जमीन पर पड़े लड़के को एक नज़र देख अपने सामने खड़े लड़कों को एक डेंजर लुक देती है, जिससे वो लड़के डर जाते हैं। तभी एक लड़का हिम्मत कर बोला, अरे साली, ज्यादा हाथ पैर चल रहे हैं तेरे, अभी तुझे बताता हूँ। इतना बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसे टच भी कर पाता उससे पहले वो लड़की उसे एक जोरदार लात घुमा के उसके प्राइवेट पार्ट पे मारती है, जिससे वो भी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। दोनों जमीन पर पड़े थे। अब तीसरे की बारी थी। वो तो पहले से ही डरा हुआ था। वो उस लड़की के पैरों को पकड़ माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दो दीदी, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुन वो लड़की डेविल स्माइल करते हुए बोली, आ गए ना जमीन पर, बहुत मर्दानगी सूझी थी तुम लोगों को। इतना बोलकर वो जमीन पर पड़े लड़कों को देखती है जो दर्द से तड़प रहे थे। वो दोनों भी आकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। ये देख वो लड़की पीछे होते हुए बोली, ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना। कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती, अगर वो अपने पे उतर आई ना तो तांडव मचा देगी, समझें। उसकी बात सुन वो लड़के माफी मांगते हुए, सूरी, हम आज के बाद ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। वो लड़की एक हल्की मुस्कान लिए बोली,
गुड। वो लड़के वहां से लड़खड़ाते कदमों से 9-2-11 हो जाते हैं। वो लड़की एक नज़र अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देख बोली, ओ गॉड 12 बज गए, आज तो तू गई। काव्या, तुझे अब माँ से कोई नहीं बचाएगा। इतना बोलकर काव्या अपने लगेज को लेकर तेज कदमों से जाने लगती है। हाँ तो ये है काव्या शर्मा, कहानी की हीरोइन जो किसी गुंडी से कम नहीं है। काव्या को गलत चीज और गलत लोगों से सख्त नफरत है और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। काव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में पढ़ती है और छुट्टियों में उज्जैन आई है अपने फैमिली से मिलने। थोड़ी देर बाद काव्या शर्मा हाउस के सामने खड़ी थी। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आखिरकार आ गई मैं घर। वो घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। वो वहां बने नेम प्लेट पर अपने हाथ प्यार से फेरते हुए बोली, माई होम स्वीट होम। इतना बोलकर वो जैसे ही बेल बजाने वाली थी अचानक वो रुक जाती है और अपने सिर पर एक चपत लगती है। वो खुद को ही डांटते हुए बोली, अरे काव्या की बच्ची, तुझे तो सरप्राइज देना है, ऐसे डोर का बेल बजाएगी तो सब वेस्ट हो जाएगा। तभी वो अपना दिमाग लगाते हुए एक चुटकी बजाकर बोली, हाँ विंडो से जाती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर वो वहां से विंडो की तरफ जाकर उसे ओपन करने लगती है, लेकिन वो उससे खुल नहीं रहा था। ये देख काव्या अपनी आंखें बंद कर बोली, है शिव जी प्लीज खुल जा। इतना बोलते ही वो विंडो खुल जाता है। ये देख काव्या खुशी से उछलने लगती है। इस वक्त वो किसी छोटे बच्चों जैसी हरकत कर रही थी। वो विंडो को धीरे से खोलते हुए लगेज अंदर डाल आराम से विंडो पर चढ़ घर के अंदर कूदती है। अंदर जाते ही घर में बहुत अंधेरा था और काव्या को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी काव्या का हाथ गलती से टेबल पर रखे फ्लावर पॉट पर लगता है, जिससे वो फ्लावर पॉट वहीं गिरकर चकनाचूर हो जाता है। ये देख काव्या अपनी आंखें बंद करते हुए सर पे दोनों हाथ रखकर बोली, हो गया स्यापा। तभी अचानक रूम के लाइट्स ऑन होते हैं, लेकिन काव्या की हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोलकर देखने की। एपिसोड 2। ये देख काव्या अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथ सर पे रख बोली, हो गया स्यापा। तभी अचानक रूम के लाइट्स ऑन होते हैं, लेकिन काव्या की हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोलकर देखने की। काव्या किसी छोटे बच्चे जैसी मासूम सा मुंह बनाए आंखें बंद कर खड़ी थी और उसके सामने एक औरत जो शौक होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वो औरत काव्या की तरफ देख थोड़ा शौक होकर बोली, काव्या तुम, और इतनी रात को कोई अपने घर में चोरों की तरह घुसता है क्या? उस औरत की बात सुन काव्या अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए मासूम सी आवाज में बोली, सूरी माँ, वो मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। उसकी बात सुन वो थोड़ा जुटा गुस्सा दिखाते हुए बोली, सरप्राइज? ऐसे कोई सरप्राइज देता है? कितना डर गई थी मैं, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया घर में। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो काव्या को देख बहुत ज्यादा शौक भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। उनको देख काव्या के आंखों में एक चमक आ जाती है। वो डायरेक्ट जाकर उनके गले लग जाती है। ये देख वो आदमी भी उसे अपने गले लगा लेता है। वो उनके गले लगते हुए बोली, पापा आई मिस यू सो मच। काव्या की बात सुन वो आदमी, जिनका नाम संजय शर्मा था, वो प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, हम सब ने भी तुम्हें मिस किया बेटा। वो औरत उन दोनों को घूर रही थी। ये देख संजय जी बोले, क्या हुआ दिव्या, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? उनकी बात सुन दिव्या जी बोली, आपकी बेटी इतनी रात को चोरों की तरफ अपने घर में आ रही है और मैं उसे कुछ भी ना बोलूं। उनकी बात सुन संजय जी काव्या को खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे को ऊपर बोले, बेटा तुम इतने रात को क्यों आई? पता है ना इतनी रात को सेफ नहीं है यहाँ। उनकी बात सुन काव्या छोटे बच्चे जैसी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ पापा, लेकिन मैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग गर्ल हूं ना, मुझे कौन क्या करेगा? उसकी बातें सुन संजय जी हंसने लगते हैं, लेकिन दिव्या जी उसके पास आकर उसके एक कान को पकड़ते हुए बोली, अच्छा तुम्हें कौन क्या करेगा? उनके ऐसा करने से काव्या रोनी शक्ल बनाते हुए बोली, आहा माँ प्लीज, दर्द हो रहा है। फिर वो संजय जी की तरफ देख बोली, पापा बोले ना माँ को। काव्या की बात सुन संजय जी दिव्या जी से बोले, दिव्या क्यों मेरी बेटी को रुला रही हो? वो कितने दिनों बाद घर आई है। उनकी बात सुन दिव्या जी उसके कानों को छोड़ रुंधे गले से बोली, हाँ आपकी ही बेटी है, मैं थोड़ी उसकी माँ हूँ, मेरा कोई हक नहीं है ना। उनकी बातें सुनकर काव्या संजय जी को अपने हाथों से इशारा कर बोली, अब मैं संभाल लूंगी आपकी बीवी को। इतना बोलकर वो दिव्या जी के पास जाती है, जो नजरें दूसरी तरफ के खड़ी थी। ये देख काव्या उन्हें पीछे से ही गले लगाते हुए उनके गालों पर किस कर लेती है। फिर वो प्यार से बोली, ओ माय सिटी मदर, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो और आपका मुझ पर पूरा हक है, इसलिए आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। उसकी हरकतें और बातें सुन दिव्या जी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। ये देख संजय जी बोले, ओह मतलब पार्टी इतनी जल्दी चेंज कर दी? उनकी बात सुन काव्या बोली, हम सभी एक ही पार्टी में है पापा। संजय जी भी जाकर उन दोनों को गले लगा लेते हैं। तभी अचानक एक लड़की की आवाज आती है, जो उन तीनों को देख बोली, अच्छा तो मेरे बिना सब प्यार एक दूसरे पर लुटाया जा रहा है।
उस लड़की की बात सुन सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक 18 साल की क्यूट सी लड़की खड़ी थी जो उन सबको ही देख रही थी। तभी काव्या उसकी तरफ आते हुए बोलो, हे क्यूटी पाई कैसी है तू। उसकी बात सुन नव्या मुस्कुराते हुए उसके गले लग बोली, ठीक हूँ दी, आप कैसे हो। ये सुनकर काव्या उसको अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, हमेशा की तरह शैतान। उसकी बात सुन नव्या हंसते हुए बोली, आप अभी वैसी ही हो जैसी पहले थी। तभी दिव्या जी बोली, चलो खाना खा लो, बाकी के बातें बाद में कर लेना। उनकी बात सुन काव्या बोली, हाँ माँ आपके हाथों के खाने के लिए तरस गई हूँ। ऐसा बोलते वक्त वो किसी भूखे बच्चे जैसे मुंह बनाती है। उसको ऐसे देख दिव्या जी मुस्कुराकर अपना सरना में हिलाते हुए बोली, नौटंकीबाज लड़की। उनकी बात सुन काव्या हंस देती है। खाना खाने के बाद काव्या अपने रूम में चली जाती है। वो अपने रूम में एंटर करते हुए सभी चीजें देखने लगती है। आज भी काव्या की सभी चीजें वैसे के वैसे राखी थी। काव्या को गिटार प्ले करना बहुत पसंद था। वो गिटार लेकर रूम में बने विंडो के सामने बैठ जाती है जहां से रात की वो चांदनी और बाहर से आती हवा बहुत ही मोहक लग रही थी। तभी नव्या उसके रूम में आती है और काव्या को गिटार प्ले करते देख उसके पास बैठ जाती है। वो काव्या की तरफ देख बोली, दी आप बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हो। उसकी बात सुन काव्या सिर्फ मुस्कुरा देती है। नव्या कुछ सोचते हुए स्माइल कर बोली, दी वैसे आपके रेहान जी कैसे है। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, ऊप्स रेहान जी नहीं होने वाले जीजू राइट। उसकी बात सुन काव्या उसे घूर के देखती है। वो उसे देख बोली, ओए वो तेरे जीजू नहीं। उसकी बात सुन नव्या हंसते हुए बोली, तो बन जाएंगे ना दी। ये सुनकर काव्या बाहर की तरफ देखते हुए बोली, हम वो तो है। उसकी बात सुन नव्या चहकते हुए बोली, ओह मतलब सच में आप भी उनसे इतना प्यार करते हो। काव्या कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, हाँ वो मुझे पसंद है। उसने कहा है कि वो माँ और पापा से हमारे बारे में बात करेगा। उसकी बात नव्या उसे खुशी से गले लगाते हुए बोली, ओह वाओ दी ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत जल्द जीजू मिल जाएंगे। उसकी बात सुन काव्या कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है। सुबह का वक्त, राना हवेली। एक औरत कौशल्या जी की तरफ देख बोली, माँ आपके कहने पर वो मान गया है वरना वो कहाँ किसी की सुनता है। उनकी बात सुन कौशल्या जी मुस्कुराते हुए बोली, सुमन वो मेरा पोता है, मेरी बात कैसे टाल सकता है। ये सुनकर सुमन जी अपने मन में बोली, अपनी माँ की तो कभी कोई बात नहीं सुनता। तभी एक आदमी वहां आते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। वो कौशल्या जी की तरफ देख बोले, माँ आपका पोता सिर्फ आपकी ही सुनता है, बाकी माँ बाप और परिवार वालों की तो कोई कीमत ही नहीं है। उनकी बात सुन कौशल्या जी बोली, तुम दोनों को पता है वो जब से छोटा था तब से ऐसा ही है, उसे कोई नहीं समझ सकता। तभी वो आदमी बोला, पूजा की तैयारी हो गई है, कहाँ है आपका पोता। उनकी बात सुन कौशल्या जी सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली, पीछे देखो अर्जुन तुम्हारा बेटा आ रहा है। तभी वो तीनों नजरें सामने ले जाते हैं जहां से जयदेव बड़े शान से एक अलग ओरे के साथ चलकर आ रहा था। उसको देख सुमन जी और कौशल्या जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी वो सब अपनी जगह से उठते हुए बाहर जाकर गाड़ियों में बैठ जाते हैं और सभी गाड़ियां मंदिर की तरफ चल पड़ती है। जयदेव अलग से गाड़ी में अकेले आ रहा था और सभी अलग गाड़ी से आ रहे थे। तभी कौशल्या जी सुमन जी की तरफ देख बोली, तुम्हारा दूसरा बेटा कहाँ है सुमन, क्या बस आवारगी करते रहता है बाहर। उनकी बात सुन सुमन जी कुछ सोचकर बोली, वो देवांश किसी काम से बाहर गया है। कौशल्या जी उनकी आंखों में देख बोली, काम से गया है या मौज करने गया है, अब तो महादेव ही जाने। उनकी ऐसी बातें सुन सुमन जी देवांश के बारे में सोचने लगती है। शर्मा हाउस। काव्या उठकर फ्रेश हो जाती है। आज वो अपने दिन की शुरुआत अपने महादेव के दर्शन से ही करने वाली थी, इसलिए वो मंदिर जाने के लिए रेडी होती है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। इस वक्त काव्या ने एक वाइट अनारकली ड्रेस पहना था जिस पर कमर पर एक लॉन्ग कट और नेट की डिजाइन थी, जिसमें उसकी गोरी पतली कमर और पेट अच्छे से विजिबल हो रहे थे। काव्या ने बालों को खुला छोड़ा था जो कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। कानों में छोटे झुमके, माथे पर एक छोटी ब्लैक बिंदी, उसके लाल होठ, वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वो मिरर में खुद को एक नज़र देख रूम से बाहर चली जाती है। वो दिव्या जी की तरफ आकर बोली, माँ मैं मंदिर जा रही हूँ। दिव्या जी उसकी तरफ देख उसकी बालाएं लेते हुए बोली, हाय मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे, कितनी प्यारी लग रही है। उनकी बात सुन काव्या मुस्कुराते हुए उनके गले लग बोली, थैंक यू माँ, अब मैं चली थोड़ी देर में आ जाऊंगी। दिव्या जी उसको जाते देख बोली, किसी को अपने साथ ले जाओ काव्या, अकेले क्यों जा रही हो। ये सुनकर काव्या रुकते हुए उनकी तरफ देख बोली, माँ नव्या को कॉलेज जाना है, पापा भी बाहर जा रहे हैं, मैं अकेली चली जाऊंगी, इट्स ओके। तो दिव्या जी बोली, ठीक है जल्दी आ जाना। काव्या बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। उज्जैन महादेव मंदिर। सभी गाड़ियां वहां आकर रुकती है। सभी मंदिर की तरफ चले जाते हैं।
उन सबको देख मंदिर के पुजारी उनकी तरफ आते हैं। पूजा की सभी तैयारी पहले से ही करके रख दी गई थी। सबको पता था राणा परिवार के लोग आने वाले हैं, जिनका पूरे उज्जैन में हुकूमत चलती है, जहां अच्छे अच्छे नेता, पॉलिटिशियंस और पुलिस उनके आगे सर झुकाते हैं। पुजारी उनकी तरफ देख बोले, पूजा की सभी विधि तैयार है। उनकी बात सुन सब वहां बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में ही पूजा शुरू हो जाती है। ये सब खास कौशल्या जी ने जयदेव के लिए रखवाया था। इस वक्त जयदेव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो आगे आकर जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे कर रहा था। रास्ते में काव्या ऑटो में बैठी थी। वो ऑटो वाले की तरफ देख बोली, भैया जी जल्दी चलाए ना। उसकी बात सुन ऑटो वाला बोला, हाँ मैडम जल्दी तो चला रहे हैं, और कितना तेज चलाए। काव्या बाहर की तरफ देख अपने मन में बोली, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। तभी ऑटो मंदिर के बाहर रुकती है। काव्या ऑटो से उतरते हुए पैसे देकर मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। इस वक्त उसके फेस पर एक मुस्कान थी। वो मंदिर में आते हुए शिव जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर अपने आंखें बंद कर लेती है। वो अपने आंखें बंद कर अपने मन में बोली, है शिव जी, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, बस इतना ही मांगूंगी कि मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना और मुझे रेहान को कभी अलग मत करना। इतना बोलकर वो अपनी आंखें खोलती है। तभी एक पंडित जी उसकी तरफ आते हुए बोले, काव्या बेटा आज इतने दिनों बाद। उनकी बात सुन काव्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पंडित जी कल ही दिल्ली से यहाँ आई हूँ, अब कुछ दिनों के लिए यही रहूंगी। तभी काव्या पूरे मंदिर में एक नज़र घूमते हुए बोली, पंडित जी आज कुछ है क्या, मतलब यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। उसकी बात सुन पंडित जी उसे वहाँ इशारा करते हुए बोले, आज राणा परिवार की पूजा है यहाँ, इसलिए कोई नहीं दिख रहा है। काव्या वहां देखती है जहां थोड़ी दूर राणा परिवार की पूजा चल रही थी। ये देख काव्या पंडित जी की तरफ देख बोली, ये कौन है पंडित जी। पंडित जी काव्या से बोले, ये राणा परिवार है, यहाँ के सबसे अमीर लोग जिनके मुट्ठी में पूरा उज्जैन चलता है। काव्या एक नज़र वहां देख दूसरी तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न होती है और सभी वहां से निकलने लगते हैं। सभी आगे की तरफ निकलने लगते हैं। तभी जयदेव को एक कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए रुक जाता है। सभी लोग वहां से गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। काव्या मंदिर के चारों ओर घूम रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती है। ये देख काव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है और थोड़ी ही देर में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अब काव्या उस बारिश में भीग रही थी। उसे बारिश बहुत पसंद था। उसका अनारकली सूट भीगने की वजह से उसके बॉडी से पूरी तरफ चिपक गया था, जिससे उसका गोरा बदन रिवील हो रहा था। काव्या खुशी से अपने हाथ फैलाए गोल घूम रही थी, बिना ये सोचे कि उसे कौन देख रहा है। जयदेव जो थोड़ी दूर खड़ा सिर्फ काव्या को देख रहा था, जो अपने हाथों को फैलाए बारिश में झूम रही थी। जयदेव ने आज व्हाइट कुर्ता और पजामा पहना था जो पूरी तरह भीग चुका था, और वो एकटक काव्या को देखे जा रहा था। काव्या को कुछ याद आता है और वो जल्दी से वहां से जाने लगती है। ये देख जयदेव उसके पीछे जाने लगता है। काव्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और जयदेव उसके पीछे ही आ रहा था। काव्या बहुत तेज भागते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी उसका पैर अचानक से स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी कोई पीछे से उसके हाथों को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और काव्या उस इंसान के सीने से जाकर लगती है। इस वक्त काव्या का शरीर डर से कांप रहा था। वो नजरें उठाकर उस इंसान की तरफ देखती है। उसके सामने जयदेव खड़ा था, जो एकटक बस उसे देखे जा रहा था। इस वक्त जोरों से बारिश हो रही थी और दोनों बारिश में भीग रहे थे। काव्या अपनी घनी पलकों से जयदेव की तरफ देख रही थी और जयदेव काव्या की नीली आंखों में देख रहा था। अब जयदेव की नज़र उसके आंखों से होते हुए होठों पर रुक जाती है। काव्या के चेहरे जैसे लाल होठ इस वक्त बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। बारिश की कुछ बूंदें उसके होठों पर रुकी हुई थी, जिसे देख जयदेव खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। काव्या को जयदेव का उसको ऐसे देखना बहुत अजीब लग रहा था। वो अब उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जयदेव ने उसके एक हाथ को कस के पकड़े हुए था और दूसरा हाथ उसकी कमर पे था। काव्या अपने आंखों से उसे छोड़ने का इशारा करती है। ये देख जयदेव डेविल स्माइल करते हुए उसके कमर को और कस के खुद की तरफ सटा लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अब दोनों में 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। जयदेव के ऐसा करने से काव्या आंखें बड़ी कर उसको देखने लगती है। तभी जयदेव कुछ ऐसा करता है जिससे काव्या की आंखों डर से फैल जाती है। एपिसोड 3। जयदेव के ऐसा करने से काव्या आंखें बड़ी कर उसको देखने लगती है। तभी जयदेव कुछ ऐसा करता है जिससे काव्या की आंखों डर से फैल जाती है। जयदेव ने काव्या के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया था और काव्या उसको आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देखे जा रही थी। काव्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही जयदेव उसके होठों को अपने कैद में लिए सख्त कर रहा था। वो बेहद ही वाइल्ड होकर काव्या के होठों को चुम रहा था। ये देख काव्या अपने सेंस में आते हुए उसको खुद से दूर करने लगती है, लेकिन जयदेव उसको छोड़ नहीं रहा था।
बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। इस वक्त वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। जयदेव बस बिना रुके काव्या को फोर्सफुली किस कर रहा था। अब तो काव्या की सांसें उखड़ने लगी थी। जयदेव की आंखें बंद थी, वो बस काव्या को फील करना चाहता था। तभी काव्या अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको खुद से दूर करती है और अगले ही पल वहां एक थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है। काव्या ने जयदेव को थप्पड़ मारा था जिससे उसका मुंह एक तरफ झुक गया था। काव्या की आंखें इस वक्त गुस्से में लाल हो गई थी। जयदेव नजरें उठाकर उसकी तरफ देखता है। इस वक्त जयदेव की आंखें आग उगल रही थी। ये देख काव्या एक पल के लिए डर जाती है। वो गुस्से में जयदेव की तरफ देख बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, यू ब्लडी रस। काव्या ने इतना ही कहा था कि जयदेव फिर उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ पीठ से लगाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख रुफली किस करने लगता है। जयदेव के ऐसा करने से काव्या को बहुत दर्द हो रहा था। जयदेव अब उसके होठों को बाइट करने लगा था जिससे काव्या के होठों से खून निकल रहा था। अब वो खून जयदेव के मुंह में घुलने लगा था। ब्लड का टेस्ट आते ही जयदेव एक झटके में काव्या छोड़ देता है जिससे काव्या उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। जयदेव उसकी तरफ देखते हुए अपने होठों को अंगूठे से रब करता है और काव्या उसको अपने जलती आंखों से देखने लगती है। काव्या फिर से गुस्से में अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाती है। ये देख जयदेव उसके हाथ को पकड़ पीठ से लागते हुए बोला, डोंट डू दिस अगेन, वरना मैं फिर से वही करूंगा। उसकी बात सुन काव्या अपना हाथ छुड़ा लेती है। इस वक्त काव्या के आंखों में गुस्सा और नफरत थी। वो एक नज़र जयदेव को देख वहां से तेज कदमों से चली जाती है। ये देख जयदेव सिर्फ उसको जाते हुए देख रहा था। काव्या बिना पलटे बस रोते हुए भागे जा रही थी। जयदेव को जब रियलाइज होता है उसने अभी क्या किया, ये देख वो गुस्से में अपना हाथ वहां दीवार पर जोर से मारता है। फिर वो खुद से ही बोला, ADMM इट, क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी उसे काव्या के वो नीली आंखें और उसके लाल होठ याद आ जाते हैं और ऐसा होते ही वो बोला, कौन थी वो जिसने मुझसे आंखें मिलाकर देखने की हिम्मत की और मुझे थप्पड़ मारा। वो उस तरफ देखता है जहां से काव्या भाग कर गई थी। वो वहां देख बोला, तुम जो कोई भी हो अब मेरे नजरों से बच नहीं सकती। इतना बोलकर वो गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। काव्या रास्ते में बस तेज कदमों से भागते हुए जा रही थी। इस वक्त वो पूरी तरह भीग चुकी थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी और होठों की हालत बहुत बुरी थी जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। थोड़ी देर बाद काव्या शर्मा हाउस के सामने थी। वो दौड़ते हुए घर में एंटर करती है और बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने रूम में भाग कर जाती है और डोर लॉक करके डोर से लगकर लंबा लंबा सांसें लेने लगती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या मिरर में खुद को देखती है। उसके होठों पर बाइट के निशान थे जहां से अभी थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था। ये देख काव्या गुस्से से बोली, आहा क्यों उसने मुझे छुआ, क्यों मुझे किस किया, मैं तो उसे जानती भी नहीं, फिर क्यों। काव्या बस ऐसे ही खुद से सवाल कर रही थी तभी बाहर से दिव्या जी की आवाज आती है, काव्या दरवाजा खोलो, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आई। उनकी आवाज सुन काव्या जल्दी से पलटकर डोर को देखती है। फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस भीग गई थी, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप जाइए। उसकी बात सुन दिव्या जी कुछ सोचते हुए बोली, इस लड़की को क्या हुआ। फिर वो काव्या को आवाज देकर बोली, काव्या जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। काव्या वॉशरूम जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसे बार बार जयदेव का उसे किस करना याद आ रहा था। वो गुस्से में अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है जहां जयदेव ने उसे पकड़ा था। वो नफरत से बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आई विल किल यू। काव्या की आंखें लाल हो गई थी। वो थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलती है और एक सिंपल सा सलवार सूट पहन लेती है। काव्या के लंबे बाल इस वक्त गीले थे जिसे उसने खुले ही रखे थे। वो रेडी होकर रूम से बाहर निकलती है और डाइनिंग टेबल के चेयर पर जाकर बैठ जाती है। सामने नव्या और संजय जी बैठे थे। काव्या को ऐसे चुप देख उन्हें थोड़ा अजीब लगा, इसलिए संजय जी उसके चेहरे की तरफ देख बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा क्यों है। उनके आवाज से काव्या होश में आते हुए उनकी तरफ देख हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संजय जी बोले, तुम शिव जी के मंदिर हो आई। उनकी बात सुन काव्या धीमी आवाज में बोली, जी पापा। तभी दिव्या जी सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और थोड़ी देर बाद नव्या कॉलेज चली जाती है और संजय जी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। संजय जी एक प्रोफेसर है। अब घर में सिर्फ दिव्या जी और काव्या थी। वो सब कुछ भूलने की कोशिश करते हुए दिव्या जी के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। राणा हवेली। जयदेव हवेली के अंदर आते हुए कमरे में जाने लगता है। तभी सुमन जी उसे देख बोली, जयदेव कहाँ रह गए थे तुम। फिर वो उसके कपड़ों की तरफ देख बोली, और ये तुम्हारे कपड़े इतने भीग क्यों गए हैं। जयदेव बिना पलटे बोला, माँ बस थोड़ा सा भीग गया हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सुमन जी उसे जाते हुए देख बोली, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा।
जयदेव रूम में आते हुए अपना कुर्ता उतार देता है और एक सिगार लेकर उसके बड़े बड़े कश लेने लगता है। इस वक्त वो बाहर की तरफ देख सिगार पी रहा था। उसका मन बिल्कुल बेचैन था। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे बस काव्या का वो बारिश में भीगता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो इरिटेट होकर खुद से बोला, मुझे वो बार बार याद आ रही है, क्यों मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। तभी उसे एक कॉल आता है और वो कॉल पिक करते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है और बात लेकर बाहर आता है। वो क्लोसेट में जाकर एक बिजनेस सूट निकलता है और पहन लेता है। वो मिरर के सामने खड़े हुए अपने बालों को सेट कर रहा था। इस वक्त जयदेव ने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना था जिसके शर्ट के 3 बटन खुले थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। वो अपनी लिमिटेड एडिशन की वॉच पहनते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वो बाहर जाने लगता है तभी सुमन जी उसे रोकते हुए बोली, जयदेव ब्रेकफास्ट तो करके जा। जयदेव उनकी तरफ देख बोला, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। सुमन जी उसको जाते देख निराश मन से बोली, कभी तो अपनी माँ की बात सुन लिया कर जयदेव। वो गाड़ी में बैठते हुए हवेली से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी कार जूनियर इंडस्ट्रीज के बाहर रुकती है। वो प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वो अपने केबिन में आते हुए चेयर पर बैठ जाता है। तभी रोबिन उसके केबिन में आता है। रोबिन उसकी तरफ देख बोला, बॉस ये आज का शेड्यूल है। इतना बोलकर वो एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे शेड्यूल बताने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। मीटिंग रूम। जयदेव के आने से पहले सभी मेंबर्स उसका वेट कर रहे थे और वो एक खतरनाक कोरे के साथ चलकर अंदर आते हुए हेड चेयर पर बैठ जाता है। इस वक्त रूम का माहौल काफी गर्म था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था और जयदेव अपने सर्द आंखों से सबकी तरफ देख रहा था। तभी एक आदमी बोला, मिस्टर राणा, इतनी अर्जेंट मीटिंग अरेंज करने की वजह पूछ सकता हूँ? उस आदमी की बात सुन जयदेव कोल्ड वॉइस में बोला, बिल्कुल मिस्टर मित्तल, जरा सब्र रखिए, आपको भी पता चल जाएगा। तभी सामने एक प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन होती है। उसमें एक वीडियो स्टार्ट होता है। उसे देख सबके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उन सभी मेंबर्स में एक आदमी था जिसके तो पसीने छूट रहे थे और ये देख जयदेव देवल स्माइल करने लगता है। प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑफ होने के बाद सभी मेंबर्स उस आदमी की तरफ देखते हैं जिसकी हालत डर से खराब हो रही थी। जयदेव अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसकी तरफ देख बोला, क्यों मिस्टर रावल, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मिस्टर रावल जयदेव की तरफ देख अपने डर को छुपाते हुए बोले, मिस्टर राणा, ये मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। उसकी बात सुन जयदेव खतरनाक स्माइल के साथ बोला, ओह कम ऑन मिस्टर रावल, मुझसे कोई चीज़ नहीं छुपती, अपने ही ड्रग्स डीलिंग की बात लीक की है। अब तो मिस्टर रावल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग बस उन दोनों को देख रहे थे और अब मीटिंग रूम का माहौल काफी डरावना हो चुका था। जयदेव एकटक मिस्टर रावल की तरफ देख रहा था। मिस्टर रावल जयदेव के साइड वाले चेयर पर ही बैठे थे और डर से कांप रहे थे। जयदेव अपनी डरावनी नजरों से उन्हें घूर रहा था। तभी मिस्टर रावल बड़े चालाकी से अपने पीछे टाकी हुई गन निकालते हुए टेबल के नीचे से ही जयदेव पर पॉइंट कर देता है। जयदेव अभी उन्हें घूरे जा रहा था। तभी वहां एक गन शूट होने की आवाज सुनाई देती है और सब लोग शॉक होकर सामने देख रहे थे। एपिसोड 4। गन शूट की आवाज से सब सामने देखते हैं और सबकी आंखें डर से फैल जाती है क्योंकि मिस्टर रावल चेयर पर गिरे थे और उनके सर के बीचों बीच खून निकल रहा था। उनके हेड पर गन शूट कर दी गई थी। जयदेव के हाथों में गन थी जिससे उसने मिस्टर रावल को हेड शूट कर दिया था। अब सभी मेंबर्स की हालत डर से खराब हो रही थी जयदेव को देख, जिसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। जयदेव एक नज़र मिस्टर रावल को देख सभी मेंबर्स की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे चालाकी करने का नतीजा यही होता है। उसकी इतनी डरावनी आवाज़ सुन सबके पसीने छूटने लगते हैं। तभी जयदेव अपनी चेयर से उठते हुए सबको एक नज़र अपनी सर्द आंखों से देख बोला, आगे से ऐसी गलती किसी ने गलती से भी करने की कोशिश की तो उसकी भी हालत बिल्कुल ऐसी ही होगी। इतना बोलकर वो मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। मीटिंग रूम में अजीब सा सन्नाटा था। सबके कानों में अभी जयदेव के वो डरावनी आवाज गूंज रही थी और सबकी हालत डर से खराब थी। सामने का खौफनाक नज़ारा देख जयदेव अपने केबिन में आते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी कोई केबिन का डोर नॉक करता है। ये देख जयदेव उसे अंदर आने को बोलता है। तभी एक शख्स अंदर आता है और जयदेव के सामने खड़ा हो जाता है। उसके फेस पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। जयदेव जो अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख काम कर रहा था, वो नज़र उठाकर उस शख्स को देख अपनी सर्द आवाज में बोला, कुछ बोलोगे या बस ऐसे ही खड़े रहने के पैसे देता हूँ मैं तुम्हें? ये सुन वो आदमी डरते हुए बोला, बॉस वो जमीन उन्होंने देने से साफ साफ मना कर दिया है, उन्हें और वक्त चाहिए पैसे देने के लिए। ये सुन जयदेव गुस्से में बोला, कौन है वो जिसे मेरा खौफ नहीं? वो आदमी जयदेव से बोला,
बॉस वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं। उनका नाम संजय शर्मा है जो एक प्रोफेसर है। जयदेव सर्द आवाज में बोला, संजय शर्मा, लगता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। कोई नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने तुम्हें टाइम और पैसे दोनों चीज़ें दी, लेकिन अब और नहीं। तभी वो आदमी बोला, बॉस वो ज़मीन उनके बेटी के नाम पर है, और जब तक वो खुद अपनी मर्जी से पेपर साइन नहीं करेगी तब तक हमें ज़मीन नहीं मिलेगी। ये सुनकर जयदेव कुछ सोचते हुए बोला, लड़की के नाम पर मतलब उसकी बेटी भी है। तभी वो आदमी बोला, यस बॉस, उनकी बड़ी बेटी जो दिल्ली में पढ़ती है और सुना है कि वो अब यहाँ आई है अपने फैमिली से मिलने। ये सुनकर जयदेव कुछ सोचकर इविल स्माइल करते हुए बोला, ओह तो अब खेल खेलने में और मजा आएगा। वो आदमी जयदेव की बात सुन नासमझी से उसे देखने लगता है। तभी जयदेव ऑर्डर देते हुए बोला, उसकी बेटी को उठा लो। फिर वो एक वार्निंग लुक देते हुए बोला, वो मुझे किसी भी कीमत में चाहिए। उसकी बात सुन वो आदमी अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाते हुए बोला, यस बॉस। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। जयदेव टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, अब देखता हूँ तुम कैसे मुझे जमीन नहीं देते। शाम का वक्त, शर्मा हाउस। दिव्या जी और काव्या घर के बाहर गार्डन में बैठे एक दूसरे से बातें कर रही थी। शर्मा हाउस जितना अंदर से सुंदर था उससे कई ज्यादा बाहर से सुंदर था, जहां हर तरफ अलग अलग फूलों से सजा गार्डन हरियाली थी। वो दोनों बस हंसते हुए बातें कर रही थी। इस वक्त काव्या के चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। दिव्या जी काव्या की तरफ देख बोली, वैसे काव्या तुम हम सबसे इतने महीने दूर थी, तो तुम्हें सबसे ज्यादा याद किसकी आई? ये सुनकर काव्या अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, क्या माँ, ये कैसा सवाल है? मैं आप सबको मिस कर रही थी, ना किसी को कम और ना किसी को ज्यादा। ये सुन काव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो ससुराल जाओगी तब क्या होगा? तब तो हमसे मिलना ही बंद हो जाएगा। ये सुन काव्या बोली, क्यों, ऐसा क्यों होगा? अगर मेरा बस चले तो मैं कभी शादी ही ना करूं। काव्या की बात सुन दिव्या जी हंसते हुए बोली, सब लड़कियों ऐसे ही बोलती है, लेकिन शादी तो करना ही पड़ता है। उनकी बात सुन काव्या अपने मन में बोली, शादी? क्या मैं माँ को रेहान के बारे में बता दूं कि मैं और रेहान एक दूसरे पसंद करते हैं? काव्या को ऐसे खोए हुए देख दिव्या जी बोली, क्या हुआ काव्या, कहाँ खो गई? ये सुन काव्या अपने सोच से बाहर आते हुए हिम्मत कर बोली, वो माँ। उसे यूं अटकते हुए बात करते देख दिव्या जी बोली, हाँ काव्या बोलो। तभी काव्या कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो कुछ सोचकर चुप हो जाती है। ये देख दिव्या जी बोली, बोलो बेटा। काव्या हल्की मुस्कान लिए बोली, कुछ नहीं माँ। तभी वहां संजय जी की आवाज आती है जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। ये देख दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। संजय जी उनकी तरफ आकर उनके साथ बैठते हुए बोले, क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? काव्या हंसते हुए बोले, कुछ नहीं पापा, बस शादी के टॉपिक पर बात चल रही है। ये सुन संजय जी बोले, शादी? किसकी शादी? तभी दिव्या जी बोली, काव्या की शादी। ये सुन दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी संजय जी बोले, नहीं, मैं मेरी गुड़िया की शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगा, इतनी जल्दी खुद से दूर नहीं करूंगा। ये सुन काव्या उनको गले लगाते हुए बोली, हाँ पापा, मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जाना चाहती। उन दोनों को ऐसे देख दिव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, बाप और बेटी का इतना प्यार। फिर वो उनका मजाक उड़ाते हुए टोन में बोली, काव्या तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारी विदाई चल रही है और तुम अपने पापा को छोड़ ससुराल जा रही हो। ये सुन काव्या हंसते हुए बोली, मुझ जैसी आफत को कौन लेकर जाएगा माँ, मुझे तो सिर्फ आप लोग ही झेल सकते हो। उसकी बात सुन वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी दिव्या जी को कुछ याद आता है और वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप बातें कीजिए, मैं आई इतान बोलकर वो वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद काव्या संजय जी की आंखों में देख बोली, क्या हुआ पापा, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? उसकी बात सुन संजय जी कुछ छुपाते हुए झूठी मुस्कान लिए बोले, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन काव्या उनके हाथों को अपने हाथों में लिए बोली, आपकी बेटी हूँ पापा, और मुझे सब समझ आता है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलिए। आखिर क्या छुपा रहे हैं संजय जी? एपिसोड 5। काव्या की बात सुन संजय जी अपने मन में बोले, अब मैं क्या बताऊं काव्या को, मैं काव्या से झूठ भी नहीं बोल सकता। काव्या उन्हें खोए हुए देख बोली, प्लीज पापा बोलिए ना, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। ये सुन संजय जी काव्या से बोले, काव्या हमने जिस जमीन को खरीदा था अब वो जमीन हमसे वापस मांग रहे हैं। ये सुन काव्या थोड़ा शौक होकर बोली, लेकिन क्यों पापा, आपका तो सपना था कि वहाँ अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाना है। ये सुन संजय जी निराश मन से बोले, हाँ लेकिन जमीन की कीमत अभी चुकाई नहीं है, इसलिए वो अब जमीन मांग रहे हैं और उन्होंने आज मुझे धमकी दी है कि मैं जल्द से जल्द वो जमीन उनके नाम कर दूं, वरना। ये सुन काव्या गुस्से में बोली, ऐसे कैसे वो आपको धमका सकते हैं पापा, आखिर वो लोग हैं कौन?
संजय जी उसे शांत कराते हुए बोले, वो बहुत पावरफुल लोग हैं बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ट्रैफिकिंग ये सभी चीजों में इन्वॉल्व है वो। ये सुन काव्या की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो बोली, पापा आखिर इतने गलत लोगों की जागती कैसे बर्दाश्त कर सकते हो आप? संजय जी कुछ सोचकर बोले, वो पैसे वाले अमीर लोग हैं बेटा, उनके आगे तो पॉलिटिशियन और पुलिस भी झुकती है। ये सुन काव्या अपने मन में बोली, लेकिन काव्या शर्मा नहीं झुकेगी। इतान बोलकर वो संजय जी की तरफ देख बोली, पापा आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, न हमारी जमीन जाएगी और न आपका सपना टूटेगा। काव्या की बात सुन संजय जी को एक उम्मीद सी मिलती है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। रात का वक्त, राना हवेली। कौशल्या जी और सुमन जी बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में सुमन जी कुछ सोचते हुए कौशल्या जी से बोली, माँ जयदेव की जिंदगी में कोई ऐसी आएगी जो उसे बदलकर एक नॉर्मल इंसान की तरफ जीना सिखाए। ये सुन कौशल्या जी इविल स्माइल करते हुए बोली, मैं उसे जिताना जानती, वो कभी बदल नहीं सकता, और अगर वो बदलेगा तो सिर्फ उसी इंसान के लिए जिसे वो खुद से ज्यादा चाहेगा। ये सुन सुमन जी नासमझी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं माँ, और ऐसी लड़की कौन होंगी जो जयदेव को पसंद आएगी, क्योंकि जयदेव जैसा है उसके पास तो कोई भी नहीं रहेगी। कौशल्या जी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, वो सबसे अलग होंगी सुमन, क्योंकि हमारे जयदेव की पसंद ही सबसे अलग होंगी, और रही बात उसकी जयदेव के साथ रहने की तो जयदेव उसे मजबूर कर देगा उसके साथ रहने में। ये सुनकर सुमन जी अपने मन बोली, लेकिन ये गलत है माँ, हम जबरदस्ती किसी को बांध नहीं सकते, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। सुमन जी को खोए देख कौशल्या जी बोली, ज्यादा मत सोचो और चलो, डिनर के लिए जयदेव भी आता होगा। वो दोनों वहां से डिनिंग एरिया की तरफ चले जाती है। ऑन द वे जयदेव इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसके जहन में अचानक काव्या आ जाती है, और ऐसा होते ही वो अपनी आंखें कस के बंद करते हुए झट से खोलता है। वो काव्या के उस गुस्से से लाल चेहरे को याद करते हुए बोला, आहा क्या हो तुम जो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही हो। वो उसके लाल चेहरे जैसे होठों का टच याद करते हुए बोला, तुम्हारे लाल होठ मुझे तुम्हारी तरफ खींचते हैं, तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। वो बस खुद से बातें कर रहा था, काव्या उसके जहन में बस गई थी जिसे वो चाहकर भुला नहीं पा रहा था। वो कार की स्पीड बढ़ाते हुए अपने मन में बोला, कुछ तो अलग था उन आंखों में जो मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत की। अब मुझे उन आंखों को रोज देखना है, उन होठों को छूना है, बस वो मुझे चाहिए। वो पागलों की तरफ बस बोले जा रहा था। ये कहते वक्त उसके आंखों में एक तलब थी, एक पागलपन था जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो कुछ सोचकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बहुत जल्द मुलाकात होगी बेबी, और मुझे हम दोनों की मुलाकात की बेसब्री इंतजार है। उसकी कार थोड़ी देर बाद राना हवेली के बाहर रुकती है। वो अंदर आते हुए एक नज़र पूरे हॉल में घुमाता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। ये देख वो अपने रूम में चला जाता है। शर्मा हाउस। सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। आज काव्या सबको खाना सर्व कर रही थी। वो सबको खाना सर्व करने के बाद वो सबकी तरफ देख बोली, चलिए अब सब खाकर बताएं मैंने खाना कैसे बनाया है। वो सभी काव्या को देख रहे थे जो उनके खाना खाने का वेट कर रही थी, और उसके फेस पर एक नर्वसनेस थी, शायद इसलिए क्योंकि काव्या ने आज बहुत दिनों बाद खाना बनाया था। वो सभी फर्स्ट बाइट लेते हैं खाने का, और काव्या उनके जवाब का वेट कर रही थी। आज काव्या ने मटर पनीर, दाल मखनी और साथ मीठे में गाजर का हलवा बनाया था। संजय जी उसकी तरफ देख पहले अजीब सा मुंह बनाते हैं। ये देख काव्या के फेस पर जो स्माइल और एक्साइटमेंट थी वो जैसे गायब हो जाती है। ये देख सभी हंसने लगते हैं। काव्या उनको देख मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली, आप लोग मुझ पर हंस रहे हो क्या, मैंने इतना गंदा खाना बनाया है? ये सुन नव्या बोली, अरे नहीं दी, अपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, बिल्कुल यम्मी। ऐसा कहते हुए वो अपने होठों पर जीभ फेरती है। तभी संजय जी और दिव्या जी साथ में बोले, सो टेस्टी, मजा आ गया। ये सुन काव्या के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। ऐसे ही सब लोग डिनर कर लेते हैं। काव्या अपने बेड पर लेटी थी, तभी नव्या उसके रूम में आकर बोली, दी क्या आप सो गए? ये सुन काव्या जो कुछ सोच रही थी वो अपने सोच से बाहर आते हुए बोली, अरे नहीं, आ बैठ। वो उसे बेड पर बैठने का इशारा करती है। नव्या बेड पर बैठते हुए बोली, दी मुझे कल कॉलेज की छुट्टी है। उसकी बात सुन काव्या नासमझी से बोली, तो? ये सुन नव्या मुस्कुराते हुए बोली, दी कल हम कहीं घूमने चले, बहुत दिन हो गए आपके साथ कहीं बाहर गए। काव्या स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, हम कल जाएंगे। ये सुन नव्या झट से उसे हक कर लेती है और उसके गाल पर एक किस कर लेती है। ये देख काव्या स्माइल करते हुए बोली, पागल लड़की, चल अब सो जा। तो नव्या उसे गुड नाइट विश करके चली जाती है। नव्या के जाने के बाद काव्या विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन क्या ये जान पाना बहुत मुश्किल था। वो बाहर की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बोली,
तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें हमारी जमीन नहीं लेने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। राणा हवेली। जयदेव अपने स्टडी रूम में था और इस वक्त उसके सामने अर्जुन जी बैठे थे। दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेशन लेस देख रहे थे। तभी अर्जुन जी उसकी आंखों में देख बोले, सुना है तुमने आज एक बोर्ड मेंबर को गन शूट करके मार दिया। उनकी बात सुन जयदेव बिना किसी भाव के, झूठ और धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है मुझे, और अगर कोई इंसान आपके साथ होकर भी आपके खिलाफ हो तो उसे मार ही देना चाहिए। ये सुन अर्जुन जी एक एब्रो चढ़ाते हुए बोले, कितनों को मारोगे तुम? जो चीजें तुम कर रहे हो उसके खिलाफ तो कोई ना कोई जाएगा। जयदेव देवल स्माइल करते हुए बोला, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत किसमें है, और अगर होगी भी तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ये सुन अर्जुन जी कुछ सोचकर बात को बदलते हुए बोले, तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरी कंपनी का सीईओ बना सकता हूँ, फिर तुम जूनियर इंडस्ट्री और मेरी कंपनी दोनों मर्ज करके चला सकते हो। जयदेव ईविल स्माइल करते हुए बोला, प्रपोजल तो अच्छा है, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? बिना फायदे के कोई अपनी चीज किसी को क्यों देगा? अर्जुन जी थोड़े सर्द आवाज में बोले, माना मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन हर चीज में अपना प्रॉफिट देखूं ये तो हो नहीं सकता। ये सुन जयदेव अपनी जगह से उठते हुए बोला, आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा ये होगा कि आप अपने छोटे बेटे के बारे में सोचें। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अर्जुन जी बस उसे जाते हुए देखते रह जाते। वो जयदेव की कही बातों को सोचते हुए किसी को कॉल लगाते हैं, लेकिन सामने से कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये देख अर्जुन जी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोले, कहाँ हो तुम देवांश? लखनऊ। एक जगह जहाँ एक महफिल जमी थी, वहाँ का माहौल काफी शोर शराबे से भरा था। वहाँ सिर्फ लड़के थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड थे। सभी लोग अलग अलग तरह के नशे कर रहे थे, कोई हुक्का पी रहा था, कोई वाइन तो कुछ और। पूरा माहौल नशे से भरा था। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक 25 साल का लड़का बाहर आता है। दिखने में बहुत ही हैंडसम, उसके लंबे घने बाल जो माथे को कवर करते थे, हल्की बीयर्ड, उसकी हेजल आइज और हल्के गुलाबी होठ, कान में एक सिल्वर बाली जो उसे एक अलग लुक दे रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक कुर्ता और पजामा पहना था और वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। उसके फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर उसे हग करते हुए बोला, आ गया तू, चल अंदर, तेरे लिए ही खास महफिल सजाया है। वो लड़का उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो एक सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी उसका फ्रेंड अमन एक वेटर को बुलाता है और 2 वाइन की ग्लास ट्रे से उठाकर उस लड़के की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए मिस्टर देवांश राणा, हमारे यहाँ का सोमरस चख कर देखिए। ये सुनकर देवांश मुस्कुराते हुए ग्लास उठा लेता है और दोनों वाइन का सिप लेने लगते हैं। हाँ, तो ये है देवांश राणा, जयदेव का छोटा भाई। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तभी देवांश हर तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए अमन से बोला, क्या यार इतना फीका फीका माहौल है, मजा नहीं आ रहा? उसके बात का मतलब समझते हुए अमन मुस्कुरा कर बोला, ओह तो माहौल फीका लग रहा है, चलो फिर इसे रंगीन करते हैं। ये सुनकर देवांश के फेस पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। तभी अमन किसी को कुछ इशारा करता है और तभी वहां एक लड़की बड़े अदा से चलकर आती है, जिसने एक घुटनों तक लहंगा पहना था और एक हाफ स्लीव्स ब्लाउज जो उसे एक हॉट लुक दे रहा था। उस लड़की को देख जैसे सभी लड़के पागल हो जाते हैं और शोर करने लगते हैं। उन सबको ऐसे देख वो लड़की मुस्कुरा देती है। इस वक्त वो बीचों बीच खड़ी थी और सभी की नज़र सिर्फ उस पर थी। देवांश भी वाइन पीते हुए उसे देख रहा था। तभी अमन बोला, चल चलते हैं। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठते हुए उन सभी के साथ खड़े हो जाते हैं। तभी उस लड़की की नज़र देवांश पर जाती है, जिसे देख वो मुस्कुरा देती है और बदले में देवांश भी उसे देख एक तिरछी स्माइल कर देता है। तभी एक गाना स्टार्ट होता है और वो लड़की अपना कमर हिलाते हुए डांस करने लगती है। तभी जोर से सभी लोग गन और बंदूक से ऊपर की तरफ फायर करते हैं। सभी लड़के उसके पास आकर डांस करने लगते हैं। तभी वो लड़की देवांश के पास आकर गाते हुए डांस करने लगी। अरे चूजा चूचू करता है, गलियों और चौबारों में फेंका फाकी करता फिरे तू तो अपने यारों में। ये सुन देवांश उसके पास आते हुए गाने लगा, ए फेंका फाकी कुछ नहीं सच बात जो बयान की, दहाड़ है जवां की मर्दानगी मस्तान की। देवांश सभी लड़कों के साथ मिल गाते हुए डांस कर रहा था और वो लड़की देवांश को देख मुस्कुरा रही थी। तभी देवांश उसके करीब आकर उस लड़की के चेहरे पर उंगली चलाते हुए आंखों में देख गाने लगा। वो लड़की उसके कॉलर को पकड़ मुस्कुराते हुए गाने लगी। देवांश जैसे उसके कमर पे हाथ रखने वाला था, तभी वो उससे दूर जाकर उसे देखते हुए गाने लगी। ये सुनकर देवांश और सभी लड़के उसके पास आकर गाने लगे। देवांश उस लड़की को गोल घुमाते हुए उसके पीछे आकर कमर पे हाथ रख डांस करने लगता है और ऐसे ही गाना खत्म होता है। वो लड़की अभी भी देवांश को पके डांस कर रही थी। गाना खत्म होने के बाद एक बार फिर सब लोग ऊपर की तरफ फायरिंग करते हैं। वो लड़की बस देवांश को देखे जा रही थी।
और देवांश भी कम नहीं था, लड़कियों के लिए वो एक प्लेबॉय था। वो लड़की वहां से जाते हुए उसे अपने आंखों से कुछ इशारा करती है। ये देख देवांश डेविल स्माइल कर देता है। वो अमन की तरफ देख बोला, मैं अभी आया। इतना बोलकर वो उस लड़की के पीछे चला जाता है। वो लड़की पीछे पलटते हुए मुस्कुराकर देवांश को देख रही थी, तभी वो भागते हुए उसके पीछे आकर उसके हाथ को पकड़ उसे वहां बने वॉल से सटा देता है। वो लड़की प्यासी नजरों से बस उसे देखे जा रही थी और देवांश भी हल्के नशे में था, इसलिए वो बेहक रहा था। तभी वो लड़की एक झटके में उसके कॉलर को पकड़ खुद की तरफ खींचती है, जिससे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अब देवांश जैसे ही उसके होठों को छूने वाला था, तभी उसका मोबाइल रिंग करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन वो रिंग बजते ही जा रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देख वो उस लड़की से दूर हो जाता है और उस लड़की का मुंह बन जाता है। वो अपने पेंट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर जैसे ही नाम देखता है, उसका नशा जैसे गायब हो जाता है। किसका कॉल आया था देवांश को? तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।